जय हिंद, जय भारत। और लुहान एजुकेशन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम करेंगे हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक जीवन के बारे में, आर्थिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। हमारे लुहान एजुकेशन चैनल से आप जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते रहें। हम यहाँ पर आपको हर एग्जाम, ठीक है, जिसमें भी हिस्ट्री और जो भी आपके जी के आती है, मॉडर्न हिस्ट्री हो, एशियंट हिस्ट्री हो या मेडिवल हिस्ट्री हो, वो सब यहाँ पर पढ़ाई जाएगी आपको। ठीक है, और बारीकी से बिल्कुल डीप से पढ़ाया जाएगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, तो वहाँ पे लेक्चर वाइज यहाँ पर डाला जाएगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। आज हमारा लेक्चर 3 है। तो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में मैं इंट्रो, खोज, ठीक है, और उनके शहर और हमारी जो भी उनकी व्यवस्था थी, नगरीय व्यवस्था, उसको मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। ठीक है, तो आज हमारा तीसरा लेक्चर है हड़प्पा का आर्थिक जीवन। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, हड़प्पा के लोगों का आर्थिक जीवन। तो सबसे पहले वैसे तो उन कृषि व्यवस्था और व्यापारिक व्यवस्था थी, तो हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो कृषि व्यवस्था, सबसे पहले हड़प्पा के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। जिस तरह मिस्र की नील नदी ने वरदान का कार्य किया, उसी प्रकार सिंधु नदी ने भी उपजाऊ मिट्टी लाकर तथा अपने जल से इस महान सभ्यता का विकास करने में योगदान दिया। देखिए, आपको पता है कि हड़प्पा के सभी शहर हड़प्पा नदी के या उसकी सहायक नदियों के आसपास हैं। ठीक है, तो सहायक नदियां आसपास यानी पानी आसपास होने के कारण तो उनका मुख्य कार्य क्या रहेगा? खेती ही रहेगा। खेती करना आसान हो जाता है। ठीक है, और जितनी भी नदियों के आसपास की जो मिट्टी होती है वो खेती के लिए बहुत ज़्यादा, कृषि के लिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है, तो इस तरह हड़प्पा की सहायक नदी और हड़प्पा कृषि के लिए क्या रही, बहुत योगदान रहा उसमें कृषि उपजाऊ के लिए। तो नदियों से सिंचाई की जाती थी। विद्वान द्वारा अभी तक 9 फसलें पहचानी जा चुकी है, जिसमें चावल जो होता था वो केवल गुजरात, संभवतः राजस्थान में था। जौ की 2 किस्में, गेहूं की 3 किस्में, कपास, खजूर, तरबूज, मटर और एक ऐसी किस्म जिसे ब्रासिका जूसी की संज्ञा दी गई है। चूंकि कपास सबसे पहले इसी प्रदेश में पैदा किया गया था, तो इसलिए यूनानी इसे सिंडोन, ठीक है, सिंडोन भी कहते हैं, जिसकी व्युत्पत्ति सिंध शब्द से हुई है। ठीक है, तो व्यवस्थित सिंचाई प्रणाली का साक्ष्य नहीं मिला, मतलब कि पूरी व्यवस्थित ढंग से, अगर बहुत अच्छे ढंग से कृषि हो तो उसका अभी तक साक्ष्य नहीं मिला है। जो गेहूं, चावल व कपास की खेती का मुख्य रूप से यहाँ पे होती रहती थी। हल व बैलों से खेतों को जोता जाता था। फसल काटने के लिए पत्थर के हाशिए का प्रयोग किया जाता था। वे लोग तिल अथवा सरसों भी पैदा करते थे। किसानों से शायद अनाज के रूप में लगान लिया जाता होगा। तो ये इनकी कृषि व्यवस्था थी। ठीक है, तो ये जो मेन मेन फसलें थी जो बोई जाती थी उस समय। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा संस्कृति में पशुपालन। तो पशुपालन भी उनका एक आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। सिंधु वासियों का दूसरा मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। बैल, भैंस, बकरी और सूअर इनके पालतू पशु थे। ठीक है, हाथी और घोड़े के अस्तित्व का अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन घोड़े के अवशेष मिले हैं। ठीक है, सुरकोट, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सुरकोटगड़ा में भी घोड़े की अस्थियां मिली हैं। सामान्यतः विद्वानों की राय यह है कि या तो वहाँ घोड़े का प्रयोग संभवतः बहुत कम था, या सिंधुवासी घोड़े का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं करते थे। यानी कि अभी ये डाउट है कि घोड़े का वो भी यूज करते थे या नहीं करते थे। ठीक है, लेकिन घोड़े उस समय थे, ये कन्फर्म। कुछ विद्वानों के अनुसार सिंधुवासी शायद भेड़ भी नहीं पालते थे और हाथी का प्रयोग आमतौर पर होता था। कुत्ता, बिल्ली दोनों के पैरों के निशान मिले हैं। तो आप कमेंट में करके जरूर बताएं कि कुत्ता और बिल्ली के जो पाँव के निशान मिले थे, मैं पढ़ा चुका हूँ पिछले लेक्चर में, तो वो कौन से शहर से मिले हैं। ठीक है, और एक महत्व इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि कुत्ता और बिल्ली के जो पाँव के निशान है वो हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से मिले हैं, जिनसे साबित होता कि यहाँ से पशु भी पाले जाते थे। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा व्यापार और वाणिज्य। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का जो मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार वाणिज्य भी था। व्यापार वो देश के अंदर भी करते थे और देश के बाहर भी करते थे। व्यापार दोनों तरीके से होता था, समुद्री तरीके से भी होता था दोस्तों, और हमारा जो स्थल मार्ग है उससे भी होता था। देखो, हड़प्पा वासियों द्वारा आंतरिक, विदेशी दोनों प्रकार का व्यापार किया जाता था। आंतरिक व्यापार की दृष्टि से तत्कालीन नगर
हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, रोपड़, सुरकोतड़ा, आलमगीरपुर आदि व्यापार और वाणिज्य के केंद्र थे। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर मालगाड़ियां, इक्को, पशुओं पर लाया ले जाया जाता था। सिंधु सभ्यता की विभिन्न बस्तियों के अवशेष में मापतोल की बहुत सी चीजें इस बात के सूचक हैं कि इस युग में व्यापार अच्छी उन्नत दशा में था। ठीक है, मोहनजोदड़ो व हड़प्पा के अवशेष में जो अनेक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं वे सिंधु प्रदेश की उपज व कृति नहीं है। उनमें से अनेक वस्तुएं सुदूरवर्ती प्रदेशों से प्राप्त की गई है। कहने का मतलब है कि जो भी ये अवशेष मिले हैं तो अधिक ये नहीं है कि सभी के सभी जो भी चीज वस्तुएं प्राप्त हुए हैं वे सिंधु घाटी के लोगों ने ही बनाई हैं। कुछ चीजों को बाहर से भी मंगवाया जाता था। ठीक है, जैसे तांबे का आयात मुख्यतः राजपुताना से होता था। ठीक है, सीप, शंख, कोड़ी इत्यादि का काठियावाड़ के समुद्र तट से होता था। ठीक है, से आते होंगे। इस युग में सिंधुवासी आंतरिक व्यापार के साथ साथ विदेशी व्यापार भी खूब करते थे, ये भी हमें पता है। खुदाई से मिला लोथल बंदरगाह, सुमेरियन के अवशेषों से मिलती जुलती मुद्राएं, ईरान के अनेक प्राचीन खंडर में मिली वस्तुएं जो सिंधु प्रदेश से गई मानी जाती हैं आदि इस बात के प्रतीक हैं कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों का व्यापार सुमेरियन, ठीक है, ईरानी आदि देशों से होता था। संभवतः हड़प्पा निवासी चांदी, टीन, सीसा और सोना अफगानिस्तान तथा ईरान से प्राप्त करते थे। वैसे वो भारत से भी सोना प्राप्त करते थे, लेकिन बाहर से जिन जिन देशों से क्या क्या चीजें मंगवाई जाती थी अभी उनके बारे में पढ़ रहे हैं हम। वे विदेशी व्यापार स्थल तथा जल दोनों मार्ग से करते थे। संभवतः जल मार्ग के नौकाओं और छोटे जहाजों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये हमारे जो कोई भी यूनिवर्सिटी की एमए बीए है तो उसके हिसाब से ये नोट्स बनाए गए हैं। ठीक है, डीपली नोट्स हैं, तो आप इनको नोट भी करते रहे साथ साथ। ठीक है, ये आप में बहुत मदद करेगी। कोई भी एग्जाम हो आपका, रेलवे का हो, एयरफोर्स का हो, जीडी का हो, इंस्पेक्टर का हो, ठीक है, उसका हमारा जो होता है कांस्टेबल का हो, हर एक चीज में ये आपके साथ देती है। क्योंकि आपको पता है जनरल साइंस 20 नंबर की आती है जिसमें हिस्ट्री इंक्लूड होती है 25 नंबर की लगभग। तो नेक्स्ट देखिए, नाप तोल और माप साधन। तो देखिए, अगर वो विदेशी व्यापार करते थे या कोई भी व्यापार करते थे उनको वस्तुएं तो मापनी होती थी, वो किस तरह मापा जाता था ये देखिए। सिंधु घाटी तोल के लिए अनेक प्रकार के बाटों व मापों से परिचित थे। तोलने की तराजू की खुदाई, ठीक है, जो तोलने की जो तराजू थी ना वो खुदाई से प्राप्त हुई है। सर्फ राफों व जोहरियों के काम में आने वाली छोटे बाट भी मिले हैं। जोहरी क्या करते हैं, जैसे सोना चांदी जो होते हैं वो मापते हैं ना, तो उसको मापने के लिए भी छोटे छोटे बाट मिले हैं जो स्लेट व पत्थर के होते थे। सबसे छोटे बाट का वजन जो अभी तक मिला है वो है 13.64 ग्राम के बराबर है। ठीक है, सबसे बड़ा बाट का वजन जो है वो अभी तक मिला है वो 640 गुना अधिक था। पत्थर के ऐसे भारी बाट भी प्राप्त हुए हैं जिन्हें लकड़ी या रस्सी की मदद से उठाया जाता होगा। जो देखिए, बहुत से भारी बाट मिला है और छोटे से छोटा बाट भी वस्तुओं को मापने के लिए मिला है। यानी ये इतने ज्यादा समझदार थे कि छोटी से छोटी चीजों को भी माप कर रखते थे। अनेक बातों से यह प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी के लोग आंतरिक व्यापार के साथ साथ विदेशी व्यापार भी करते थे। इन बातों की तौल में अनुपात जो था 1, 2, 4, 8, 16, 32, तो देखिए ये चार के गुणज है सारे, वैसे तो 2, 4, 8, 16, ठीक है, आदि का भेद था। संख्या के आधार पर कहा जा सकता है कि 16 इकाई वाला बाट सबसे ज्यादा प्रयोग होते थे। मोहनजोदड़ो में सिप्पी का 1 फुट माप पट्टी मिला है। इसमें 12 बराबर बराबर के निशान बने हुए थे। इनके दो निशानों के मध्य का अंतर कितना था भाई, 0.264 इंच के बराबर था। इसी तरह हड़प्पा सभ्यता की नगर खुदाई में कांसे की एक माप पट्टी मिली है, हड़प्पा नगर में मिली है। ठीक है, कांसे की माप पट्टी जिस पर मापने के अनेक चिन्ह लगे हुए हैं। प्रत्येक विभाग की लंबाई 0.376 इंच है। विद्वानों ने दोनों फुटों के आधार पर अनुमान लगाया है कि हड़प्पा में 13.2 इंच का लंबा फुट काम में लाया जाता था।
यहाँ एक अन्य माप का भी प्रयोग होता है जिसकी लंबाई लगभग कितनी थी भाई, 20.44 इंच थी। इन फुटों का विभिन्न चीजों जैसे भूमि को मापना, अब देखिए जितने भी मापन दिए हैं ना, ये इधर आपने देख रहे होंगे, तो ये भूमि को मापने के लिए, ठीक है, मकानों की लंबाई ऊंचाई आदि मापने के लिए प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट देखिए, अन्य उद्योग धंधे, जो उद्योग धंधे भी होते थे इनका, तो देखिए क्या थे, पत्थर, तांबे, कांसे व अनेक वस्तुएं बनाई जाती थी। अनेक साधनों पर तांबा राजस्थान, बलूचिस्तान से आता था भाई, ठीक है। शिल्पकार मूर्तियां, बर्तन, औजार, हथियार, कुल्हाड़ी, आरियां, छुरे आदि भाले बनाते थे, ठीक है। तो देखिए जैसे भाले बनाना, छुरे बनाना, आरिया बनाना, कुल्हाड़ी बनाना, तो ये सारे लोह, सॉरी लोह तो नहीं था, ठीक है, लेकिन हथियार के कारखाने थे ये सारे। सूती कपड़ों का भी निर्माण किया जाता है, यानी सूती कपड़ा उद्योग भी था। कपड़े की छपाई, सूत की कताई भी थी। मकान और नौकाएं बनाकर भी लोग आजीविका कमाते थे। और सुनार, चांदी, सोना, यानी आभूषणों के भी उद्योग थे, कारखाने थे छोटे छोटे। तो देखिए, और कीमती पत्थरों से गहने बनाते थे। कुम्हार चाक पर मिट्टी के बतेन बनाते थे, ठीक है। तो ये बताइए, कमेंट में जरूर लिखिएगा अगर किसी को पता हो तो, आपके लिए क्वेश्चन, कुम्हार का चाक कहाँ से प्राप्त हुआ है, हड़प्पा के किस शहर से प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है हमारा, सुरकोटदा गुजरात से घोड़े की कतातिक हड्डियों के साथ मिले हैं। इस प्रकार घोड़े की निर्माण मूर्ति के प्रदान दो तने से घोड़े के दांत के प्रमाण तथा राणा गुंडई बुलिस्तान पाकिस्तान से मिले हैं, ठीक है। तो घोड़े के अवशेष ऐसे मिले हैं, देखिए चंद्रभूषण ओवर लोथल ने मन का बनाने का कारखाना के प्रमाण मिले हैं, इसलिए मन का निर्माण वहां मुख्य निर्माण कार्य रहा होगा। हड़प्पावासी टीन, चांदी की प्राप्ति अफगानिस्तान से करते थे, तीन लिखा हुआ, सॉरी टीन है, मैं वैसे पीछे पढ़ा भी चुका हूँ। हड़प्पावासी सोने का आयात अगर भारत से देखें तो कर्नाटक से होता था, ठीक है। हड़प्पावासी तांबे का आयात खेतड़ी राजस्थान से किया करते थे। सिलखड़ी का आयात बलूचिस्तान पाकिस्तान से किया जाता था, जबकि फिरोजा जेठ का आयात मध्य एशिया से किया जाता था। तो ये हमारी हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था थी। तो इसी के साथ हमारा दोस्तों लेक्चर खत्म होता है। आप हमारे साथ जुड़े रहें, आपको यहाँ पर एशियंट मध्य हिस्ट्री के सभी और लेक्चर वाइज एक एक टॉपिक बारीकी से करवाया जाएगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे वीडियो को शेयर करते रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।